हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2020 का केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन। एक पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोविड की वजह से दो पेपर हुए थे। एक उन बच्चों के लिए जो नॉर्मली पेपर दिए थे, मतलब जो शेड्यूल्ड टाइम पे दिए थे, और दूसरा जो शेड्यूल्ड टाइम पे जिनका किसी को बुखार था या कोई कोविड से रिलेटेड सिम्टम थे, तो उनके लिए एक दूसरा शेड्यूल बना था, दूसरा एक डेट दिया गया था उसमें जिसने पेपर दिया था। तो टोटल दो पेपर थे। अगर आप पेपर के लेवल की बात करो तो दोनों पेपर बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, राइट। डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन थे मोस्टली, है ना। तो करीब 45 में से 40 क्वेश्चन तो आपके दोनों पेपर में से सही हो ही रहे होंगे, ठीक है। तो मिनिमम इतना आप शायद कर पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे तो 45 आउट ऑफ 45 भी कर पा रहे होंगे, इतना आसान पेपर था। तो इस बार भी पेपर का लेवल उसके आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमारी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, है ना। हम एकदम से ऐसे नहीं मान सकते कि पेपर बहुत आसान आएगा, बट ये है कि कठिन से लेकर के आसान तक सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी वजह से हमने जो एफएसटीज कराई थी, एफएसटीज का लेवल हल्का सा हाई था, और फिर हम नीट प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री के एक्चुअल जो पेपर आया था लास्ट ईयर उसके लेवल का आइडिया लगे, राइट, क्या उसका लेवल था। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का हम टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 46, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम है। पहला आपका है CO प्लस H2। आप सबको पता है ये वाटर गैस है, या इसे सिन गैस भी कहते हैं, या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? वाटर गैस, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। तो इसमें ऑप्शन में सिंथेसिस गैस है तो वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा था आपका टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, राइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो जाएंगे, राइट। फिर देखें B2H6 को, देखें B2H6 को, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैसे तो B2H6 भी आपका नॉन पोलर है, क्या है, सॉरी नॉन प्लेनर है, बट आपको कॉलम के हिसाब से चलना है, तो कॉलम के हिसाब से मोस्ट सुटेबल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है B2H6 का। एंड डी ऑप्शन आपका H2O2। डी ऑप्शन आपका क्या है? H2O2 है ना। ये क्या है आपका? प्लेनर नहीं है, ये आपका क्या है? प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। आपका ओपन बुक लाइक यानी कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा कह रहा है। किसकी वजह से? हम सबको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोस्टली हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं, ठीक है। प्लस M प्लस H ये सारे स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस वजह से क्या होगा आपका? ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है which is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? क्या चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन में? CH4 से CCl4, CH4 से आपका CCl4 में कन्वर्ट हो रहा है। CH4 से CCl4 बहुत आसान है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है? -4 है, और यहाँ पे क्या है आपका? +4। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी -4 to +4। करेक्ट ऑप्शन विल बी -4 to +4। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है,
सुक्रोज का हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हमको पता है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हमें क्या पूछा है, हमें अल्फा बीटा और ये सब भी बताना है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमको मालूम है। ऑप्शन नंबर 4 बेसिकली, ऑप्शन नंबर 4 क्या मिलेगा आपको, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिल जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट वो किसके इक्वल होता है, रूट में n+2 के, रूट में n+2 के, जहां पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट। किसके बारे में पूछ रहा है, क्रोमियम 2+ के बारे में। किसके बारे में, क्रोमियम 2+ के बारे में। तो क्रोमियम 2+ को अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 2+ का कैसा होता है, 3d4 होता है। कैसा होता है, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट। 3d4 कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.9। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करने की भी जरूरत है। अगर आप हीलियम 2 को देखेंगे, He2 को देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, वो 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज। किसके पास आपका OO लिंकेज है, तो इसका बहुत आसान ऑप्शन है H2H2O8। हम सबको मालूम है इसका स्ट्रक्चर, हमने बनाना सीखा है। मैंने आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स के ट्रिक भी बताए हैं। राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 सीधा सीधा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको लिगेंड स्ट्रेंथ बताना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। राइट। चलिए आपको सीधा सीधा लिगेंड स्ट्रेंथ बताना है। इसमें काफी आसान है। Cn- जो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। इसमें Cn- क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। और ऑर्डर आपको पता है, ठीक है। एक ब्रॉड पिक्चर तो आपको ऑर्डर का पता ही होता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द नंबर ऑफ फेराडे, यानी कि चार्ज के बारे में पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। ठीक है। तो हमको पता है फेराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे, वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फेराडे कांस्टेंट इनटू I इनटू T। चार्ज के बारे में पूछ रहा है, कितना चार्ज लगेगा। IT इज व्हाट, बेसिकली चार्ज, दिस इज चार्ज। IT को आप Q इज इक्वल टू चार्ज को आप IT के बराबर भी लिख सकते हैं। चार्ज को आप IT के बराबर भी लिख सकते हैं, इजंट इट, यस और नो। IT के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT। तो इसी फॉर्मूले को सेम हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NF इनटू फेराडे कांस्टेंट, IT की जगह आप लिख सकते हो Q। और वेट कितना डिपॉजिट करा रहा है, 20। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40। n फैक्टर है 20, है ना। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 96,500 कूलम और Q। यहां से आप सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 20। दिस कम्स आउट टू बी 96,500 कूलम। हाँ, चार्ज की वैल्यू आ गई 96,500 कूलम। हमें फेराडे, है ना, हमें किस बताना, फेराडे में बताना। दैट इज इक्वल टू 1 फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू हाउ मच,
96,500, 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है आपसे रिएक्शन बिटवीन है ना एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एसीटोन का रिएक्शन अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराओगे, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन की कोई ऐसी क्लास नहीं होगी दुनिया की जिसमें क्वेश्चन नहीं कराया जाता हो, राइट। तो एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराया गया और हाइड्रोलिसिस किया गया। क्या बनेगा आपका, सिंपली टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। तो टर्ड ब्यूटेनॉल बनेगा। क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि 4th, है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पूछ रहा, कैटायनिक डिटर्जेंट पूछ रहा, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इस पार्ट में किसी को भी दिक्कत होगी। कैटायनिक डिटर्जेंट का नाम पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। तो काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही आपका देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, CrO4 2- को देखिए और Cr2O7 2- को देखिए। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहां भी कितना है, +6 और यहां भी कितना है आपका +6, राइट। यहां भी +6 और यहां भी +6। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम। जबकि सेम होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, लेकिन ऑप्शन में दिया आर नॉट सेम। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है आपका गलत है और वही ऑप्शन क्या होगा, चूज करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिए सिंपल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, 58 को देखिए। कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से कौन सा अच्छे एफिशिएंसी के साथ नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 एन हेप्टेन। क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन। क्यों, क्योंकि हेप्टेन के पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन। कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो जो ऑड नंबर ऑफ एल्केन होते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्केन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले जो एल्केन होते हैं वो वुड्स रिएक्शन के थ्रू बढ़िया प्रिपेयर नहीं हो पाते, राइट। वो वुड्स रिएक्शन के थ्रू बढ़िया प्रिपेयर नहीं हो पाते, अच्छी एफिशिएंसी से नहीं बन पाते। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इजंट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए which decompose to B when passes through copper 2+, a deep blue color solution of C is formed. Which of the following is the formula of C? पहली बात तो ये है कि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझसे पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन में इसको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो इसका कलर होता है CuNH3 का वो ब्लू कलर का ही होता है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रोग्रेस करते हैं। पहले आप यूरिया का रिएक्शन करा लो, पहले आप किससे रिएक्शन करा लो, यूरिया का रिएक्शन करवा लो। किसके साथ, वाटर के साथ। यूरिया का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विच विल बी ए। ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। वाटर के साथ यूरिया का रिएक्शन हो तो क्या बनेगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ए बनेगा, राइट। और मैंने आपको बताया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट इसने क्लैरिफाई भी किया है कि डिकम्पोज करा दीजिए, थोड़ा सा हीट करा दीजिए। NH4OH को अगर आप हीट कराओगे तो NH3 बनेगा, राइट। अमोनिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया का रिएक्शन अगर आप कॉपर 2+ से कराएंगे अमोनिया का रिएक्शन तो सिंपल सी बात है आपका यही कंपाउंड बन जाएगा CuNH3 4 वोल्ट पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका, राइट।
और इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इस बार के लिए भी याद रखो, इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअली क्या होता है, सब कुछ क्लास में पढ़ाया हुआ है, अच्छे से तैयार करके जाना, इस पे क्वेश्चन आने की एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जब भी एग्जामिनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आड़े टेढ़े सवाल के बारे में सोचता है, इस कंपाउंड का नाम उसे एक बार जरूर याद आता है। ठीक है, चलिए तो आप रेडी होके जाओ। वैसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो आप इसलिए ज्यादा नहीं पूछते इस पे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखो एक साल आ गया है पेपर, राइट। नेक्स्ट कह रहा है के एफ की वैल्यू दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको क्या किया है, के एफ की वैल्यू दी हुई है, के एफ की वैल्यू दी हुई है। के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 5.12 केल्विन दिया हुआ है ना, 5.2 केल्विन केजी पर मोल। के एफ की वैल्यू दी हुई है, मोलैलिटी दिया हुआ है, कितना दिया, 0.078, 0.078, राइट। और क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। हमको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एफ, यानी कि 5.12 इंटू 0.078 कर दो आप, 0.078 कर दो, इतना केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, हाँ सॉल्व करोगे तो करीब 8 है, 8 5 है, करीब 0.4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है 71 175, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। प्रोटॉन का नंबर सीधा सीधा एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है 71, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 71 हो जाएगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया 71, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इतना हो जाएगा। ठीक है, बचा न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन का नंबर किसके बराबर होता है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 104 आ जाएगा। तो 71 104 71 इज द करेक्ट आंसर। अब 62 में देखेंगे, 62 एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। कह रहा है इसका रिएक्शन हमने Cl2 से कराया, H X बना, और X का हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बना। तो X क्या हो सकता है, पहली बात तो बताऊं बच्चों मैं आपको, है ना, कौन सा रिएजेंट एक्सेस में उस हिसाब से कोई भी कंपाउंड बन सकता है। पहले अगर एक बार क्लोरीनेशन होगा, अगर एक बार क्लोरीनेशन हुआ तो ये बन जाता, अगर एक बार क्लोरीनेशन होता तो ये बन जाता, राइट। अगर 2 बार क्लोरीनेशन होता तो ये बन जाता। चलिए इसको दूसरी तरफ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 62 को देखिएगा ध्यान से, को देखिएगा ध्यान से। अगर आपका CH3 का एक बार क्लोरीनेशन होता, मतलब यहाँ Cl2 और HNO कराया, तो 3 पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की। एक तो ये भी बन सकता है, अगर एक बार क्लोरीनेशन हुआ तो ये बनेगा, मोनोक्लोरीनेशन जिसको बोलते हैं। अगर 2 बार होगा तो ये बनेगा CHCl2, और अगर 3 बार हुआ तो ये बन जाएगा CCl3। अब देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन कराने क्या होगा, तीनों का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि जब तीनों का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे आपका क्या बनेगा, देखें यहां पे आपका CH2OH बन जाएगा जो कि प्रोडक्ट नहीं। यहां पे देखें ये बन जाएगा, देखें CH 2 बार OH आ जाएगा, और यहां पे आपका C और आपका 3 बार OH आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, यहां भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। तो फाइनली यहां क्या बन जाएगा, देखें CHO बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना है, इस केस में ये वाला बना है। तो वो ध्यान देना आपको कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये वाला है, यानी कि क्या बना होगा बीच में, ये वाला बना होगा।
तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान मेटलर्जी का, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है ना। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल का जीरो डाइपोल मोमेंट है। पहला आपका देखिए BF3, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड यानी कि BF3, इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। फिर आपका बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। फिर तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। और चौथा ऑप्शन आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी आपका क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट वाला। क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट वाला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पे मैंने आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 66 अगेन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगेन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो आपको सिंपल अपने एनसीईआरटी से चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। सारे एलिमेंट के नाम याद रहेंगे और आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तो आता ही है एलिमेंट्स का कि कैसे करते हैं, है ना। 0 के लिए लिखते हैं क्या, नील। 1 के लिए लिखते हैं अन, 2 के लिए लिखते हैं बाई, ठीक है। तो काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आपसे फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस, है ना। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस। NiOH का होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है आपसे। किसमें पूछ रहा है, देखें, पूछ रहा है वो 0.1 मोलर OH, 0.1 मोलर NaOH, ठीक है, 0.1 मोलर NaOH और KSP दिया होगा। अब आपको पता है KSP इज इक्वल टू Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस का होल स्क्वायर, ये होता है KSP इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि OH माइनस आयन के कंसेंट्रेशन की जगह ध्यान देंगे KSP इज इक्वल टू Ni2 प्लस एंड OH माइनस का होल स्क्वायर। तो आपको पता है निकल 2 प्लस के कंसेंट्रेशन की जगह आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड OH माइनस आयन की जगह आप लिखेंगे NaOH का कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये पूरी तरह से आपका OH माइनस आयन दे देगा। तो OH माइनस की जगह आप लिखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आया 2 × 10⁻15, सॉरी -15 अपॉन 10⁻², दैट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻13। ये आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी। क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन पॉलीमर, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पॉलीमर में, अगर किसी को भी डाउट है तो एक बार जरूर पूछें, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आपसे बेंजल्डिहाइड है आपका, बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन एसिटोफिनोन से करवा रहा है। किससे करवा रहा है, एसिटोफिनोन से करवा रहा है ना। बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन एसिटोफिनोन से करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH ज्यादातर क्या प्रेफर करता है, एल्डोल प्रेफर करता है। कंसंट्रेटेड में कैनिजारो होती है और डाइल्यूट में क्या होता है, एल्डोल होता है ना। डाइल्यूट NaOH है तो एल्डोल की पॉसिबिलिटी है। क्या है, एल्डोल की पॉसिबिलिटी।
और उसमें भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आपका अलग है और दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो क्रॉस एल्डोल होगा बच्चों। कौन सा रिएक्शन होगा, क्रॉस एल्डोल होगा, दोनों में आपस में होगा तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और अटैक किसके ऊपर होगा, इधर होगा, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी बच्चों, है ना, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। पॉजिटिव डेविएशन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका पॉजिटिव डेविएशन होगा, इथेनॉल और एसीटोन का, है ना। सारे एग्जांपल याद कराए हैं, है ना। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल आपका इथेनॉल एंड एसीटोन, सारे एग्जांपल आपको याद भी करवाए और ट्रिक भी बताया जब पढ़ाया था। तो आप कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को याद करेंगे और कैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको याद भी करवाया था और आपको फाइंड आउट भी कैसे कर सकते हैं ये भी बताया, राइट। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। क्या होता है आपका लॉग ए नॉट अपॉन 80, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ध्यान दें, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई 80। यहां से आप टाइम निकालेंगे तो आएगा 2.303 सॉरी 2.303 के की वैल्यू दिया हुआ आपको 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग 2 अपॉन 0.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा अपॉन 2 लॉग 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो 500 सेकेंड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आप नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, ठीक है, HCl को जब हमने CaCl2 MgCl2 और NaCl से पास किया तो कौन क्रिस्टलाइज होगा, कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाइज होंगे, याद रखो, है ना। NaCl MgCl2 और CaCl2 से पास करने के बाद, वैसे तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं बट क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले NaCl से, है ना। क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले NaCl का होगा सबसे पहले, ठीक है। वैसे तो इसका भी लॉजिक है बट आपको ये वाला पॉइंट याद ही रखना है क्योंकि अगर पूछेगा भी तो मोस्टली NaCl के बारे में ही पूछेगा। इन सब में क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किसका होगा, NaCl का ही होगा। जब है ना आप HCl पास करोगे NaCl आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है देखें, है ना। अच्छा हाँ, अगर ये NaCl वाले क्वेश्चन का आपको लॉजिक चाहिए तो आप जरूर मैसेज कर लें, आपको मैं समझा दूंगा ढंग से, है ना। बट उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 73, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आईडी, है ना। ये तो इतनी बार करा रखा है, फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है, फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है कि पी एक्सटर्नल क्या है 0, फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है कि पी एक्सटर्नल क्या है 0। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, पी एक्सटर्नल 0 है। अगर प्रेशर बाहर का 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। फ्री एक्सपेंशन बोलना है ना कि फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ 0, वर्क डन भी 0। एडियाबैटिक कंडीशन दिया हुआ तो Q इज इक्वल टू 0, एडियाबैटिक है। और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। अगर Q 0 और W 0 तो डेल्टा U भी 0, डेल्टा U भी 0। और डेल्टा U 0 तभी हो सकता है जब, है ना, आपका क्या आइसोथर्मल हो, क्या हो, आइसोथर्मल हो, मतलब होता है तो डेल्टा T भी 0 होना पड़ेगा, डेल्टा T भी 0 होगा। तो W 0, Q 0, डेल्टा U 0, डेल्टा T 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 74 देखें। क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे, ठीक है। इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी एंड डी दोनों करेक्ट है, आपके सी एंड डी दोनों करेक्ट है। कैसे, ठीक है, सी एंड डी दोनों करेक्ट है क्योंकि जो जेडेसन 5 है, जेडेसन जियोलाइट जो होता है आपका, ये जियोलाइट के टाइप है जेडेसन 5 जो है, ये क्या करता है आपका, है ना, ये एल्कोहल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एल्कोहल्स को क्या करता है, गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में, राइट, किसमें, गैसोलीन में। एक तो आपका क्या है, जेडेसन 5 जो है वो एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में। और दूसरा दिया हुआ है CO जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ये भी ठीक है, कलरलेस भी और ऑर्डरलेस भी है, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 से ज्यादा आसान क्वेश्चन बन नहीं सकता। आपको केसी की वैल्यू दी हुई है, केसी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻13 ऐसा। आपसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT log, सॉरी ln में दिया तो ln केसी, है ना, ln केसी। तो -8.314 इंटू 300 इंटू लॉग, लॉग नहीं ln, यहाँ पे ln दिया, इंटू ln 2 × 10⁻13। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट, सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिल टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट पूछ रहा है आपसे। आपको पता है कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देता है, कार्बिल एमीन टेस्ट देते हैं, है ना, प्राइमरी एमीन। क्या देते हैं, 1 डिग्री एमीन देते हैं। और 1 डिग्री एमीन यहाँ पे एक ही है, 1 डिग्री एमीन जो है वो आपका एक ही है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। तो ये कार्बिल एमीन टेस्ट दे देगा, सेकंड ऑप्शन में क्लिक करें, राइट। ये सब तो बिल्कुल क्लास का ही कराया हुआ क्वेश्चन है, तो पेपर बहुत आसान था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है an alkene on ozonolysis gives methanol as a product, its structure is। ये तो कितना आसान है। अगर आप इस एल्कीन को देखो ओजोनोलिसिस का, तो आपको प्रोडक्ट लिखना आता ही है। अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो एक तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करवाते हो तो एक तो आपको ये मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। तो मेथेनॉल बन रहा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 इतनी बार प्रैक्टिस करा हुआ है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। एनिसोल का रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो एनिसोल का रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ। किसके साथ, HI के साथ। एनिसोल ये है, इसका रिएक्शन HI के साथ करवाओगे तो एक तो फिनॉल मिल जाएगा, एक तो फिनॉल मिल जाएगा, दूसरा CH3I मिल जाएगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। ये आपका एनिसोल है, इतनी बार क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाया गया होगा। HI के साथ रिएक्शन हर बार लगभग पूछा जाता है। IIT JEE में भी पहले एकदम एग्जैक्टली डिट्टो सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि 2 ब्रोमोपेंटेन था आपके पास। क्या था, 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका रिएक्शन करवाया गया और पेंट 2 इन बन गया, है ना। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, A B C और तीनों ठीक है, A B C तीनों ठीक है। क्यों ठीक है तीनों, क्योंकि A जो है आपका वो कह रहा है बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। यस डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरा कह रहा है जेड सेफ रूल फॉलो करता है, डेफिनेटली जेड सेफ रूल भी फॉलो करेगा। तीसरा, इसको हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी के पैराग्राफ उठा लिया है ना, एनसीईआरटी का पैराग्राफ ही उठा लिया सीधा सीधा, है ना। तो ये तीनों ही कहते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं, और जेड सेफ रूल फॉलो भी करता है। लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन में वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का हो रहा है, राइट। चलिए तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, देखें
क्वेश्चन नंबर 80 में एक जरूर कंफ्यूजन है, देखें क्वेश्चन नंबर 80 क्या होगा, देखें ध्यान दें। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेड्स टू चेंज इन, अगर आप किसी कंटेनर में कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट पहले इतने थे, मान लो पहले इतने थे, बहुत अच्छे से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। मान लो रिएक्टेंट पहले इतने थे, ठीक है, बाद में हमने रिएक्टेंट और बढ़ा दिए, रिएक्टेंट बढ़ा दिए, रिएक्टेंट पहले कम थे, बाद में हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, पहले कम थे बाद में बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले कम थे कंटेनर में, पहले क्या थे, कम थे, मेरी बात सुनेंगे, कम थे, है ना, कंटेनर में पहले क्या था, कम था, है ना, रिएक्टेंट कम था तो कोलाइड कम हो रहे थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम था तो कोलिजन कम हो रहा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, कोलिजन बढ़ा, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो 100% बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो 100% बढ़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे पता है आपको डाउट है, क्या डाउट है हम उस पर आते हैं सीधा, ठीक है, कि हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, हीट ऑफ द रिएक्शन, डेफिनेटली आप ठीक सोच रहे हो, जैसा लिखा है बच्चों उस हिसाब से हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ना ही चाहिए, जैसा लिखा है उस हिसाब से हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ना ही चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा नहीं, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, और डेल्टा एच क्या होता है, मान लो कि एक मोल के लिए, मान लो कि एक मोल रिएक्टेंट के लिए डेल्टा एच की वैल्यू है 50 जूल किलो जूल, सपोज तो 2 मोल के लिए कितना हो जाता है बच्चों, फॉर 2 मोल कितना हो जाता है, ये 1 मोल के लिए, मान लो 1 मोल के लिए, और 2 मोल के लिए कितना हो जाता है, 2 × 50 कितना हो जाता है, 100 किलो जूल, 100 किलो जूल, 2 मोल के लिए कितना हो जाता है, 100, 2 मोल के लिए, राइट, है ना। तो आपको डाउट ये है कि हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, रिएक्शन की हीट बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो पक्का बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, और हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, तो पहला तीसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, बट क्या सोच के पहला मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो हर हाल में बढ़ेगी, हीट ऑफ द रिएक्शन में डाउट आ सकता था कि मोलर हीट ऐसी बात करते कि भाई पर मोल तो फिक्स है ना 50 किलो जूल, और यहाँ भी 2 मोल का 100 किलो जूल है, तो पर मोल तो 50 ही हुआ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका लॉजिक गलत है ना, प्रॉपरली मुझे ढंग से तो याद नहीं है ढंग से शायद, लेकिन दोनों ही ऑप्शन नीट ने करेक्ट किए थे शायद, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वन ही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन बहुत सारे कोचिंग के भी आंसर में दोनों आंसर दिए हुए थे, तो आपको उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ द रिएक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको कंफर्म भी करूंगा कि नीट ने अपने आंसर की में क्या दिया था, है ना, बट है ना मैक्सिमम जितनी भी लीडिंग कोचिंग्स हैं उन्होंने 1 और 3 दोनों आंसर दिए थे, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही, बट रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ने से एंथैल्पी भी बढ़ेगी, हीट ऑफ द रिएक्शन इज है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा, हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, पर मोल फिक्स रहेगा, डेल्टा एच जो है पर मोल फिक्स रहेगा, किसी वजह से शायद थर्ड ऑप्शन नहीं दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया, पर मोल तो फिक्स रहेगा लेकिन ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, चलो, लेकिन वैसे भी बेस्ट ऑप्शन आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 81 और 82 दोनों ही फिर से बायोमोलिक्यूल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 81 और 82 दोनों बायोमोलिक्यूल के सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चों को 81 और 82 में डाउट होगा, राइट, 81 और 82 दोनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आया है आपके, ठीक है, 81 और 82 दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली 83 डिस्कस करते हैं। 83 क्या कह रहा है आपसे कि 2Cl gives Cl2, गैस में डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होगा, अब मुझे बताओ, 2 क्लोरीन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है गैसियस फॉर्म में, मिल करके Cl2 बना रहे हैं, 2 क्लोरीन के एटम है गैसियस फॉर्म में और मिल करके क्या बना रहे हैं, Cl2 बना रहे हैं, 2 क्लोरीन के एटम मिल करके क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच कैसा होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगी बच्चों तो डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा, राइट, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब देखो पहले क्या था, 2 एटम थे, पहले 2 गैस थे, क्लोरीन गैस का एटम इधर था, क्लोरीन गैस का एटम इधर था, मिल करके क्लोरीन गैस बना रहे, तो 2 गैस के स्पीसीज मिल करके, 2 गैसियस स्पीसीज मिल करके एक गैसियस स्पीसीज बना रहे हैं, 2 गैसियस स्पीसीज मिल करके एक गैसियस स्पीसीज बना रहे हैं,
तो डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। दो गैस थे पहले दो गैस थे, एक क्लोरीन एटम गैस, दूसरा क्लोरीन एटम गैस, क्लोरीन गैस बना रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, डेल्टा एस में क्या होगा, निगेटिव होगा। 84 बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला आपका CO, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम तो बहुत ही बेसिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, बेसिक ही होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, दुनिया जानती है, एम्फोटेरिक। और डी आपका Cl2O7 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा बच्चों, राइट, एसिडिक ऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अगेन इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन सरफेस केमिस्ट्री, है ना। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड है, सरफेस केमिस्ट्री। कोई डाउट है तो जरूर पूछ ले, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, टोटल प्रेशर दिया हुआ आपको, टोटल प्रेशर दिया हुआ, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ, टोटल प्रेशर दिया आपको 27 बार। मोल निकाल लीजिए, नाइट्रोजन के मोल कितने, 7/28, 1/4। आर्गन के मोल कितने, 8/40, 1/5। ठीक है, आपको निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। टोटल प्रेशर है 27, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अपॉन N टोटल। ठीक है, 27 मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ N2 कितना, 1/4, और टोटल मोल्स कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/5। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 बार आएगा मोस्ट प्रोबेबली। आप देख लेना, प्रेशर ड्यू टू N2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप इसको करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनता है, बिल्कुल ठीक। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बिल्कुल। ये बॉडी के साथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, बिल्कुल ठीक। ये रिड्यूस करता है किसको, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को, बिल्कुल ठीक है। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है, तभी तो डेथ हो जाती है। ये तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। फोर्थ आपका है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो भयानक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड आप लेते हो तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। इसी का तो नरक है सर, इसी वजह से डेथ वगैरह होती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है। बॉडी सेंटर का एज लेंथ दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, कितना 288 पिकोमीटर दिया है। रेडियस पूछ रहा है। बॉडी सेंटर के लिए आपको क्या पता है, √3a = 4r होता है। रेडियस आपका कितना हो जाएगा, √3a 3/4 इंटू a, यानी कि √3/4, a की वैल्यू कितनी है 288 हो जाएगा, 288 पिकोमीटर हो जाएगा, राइट। तो √3a/4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल लेना है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ज्यादा आएंगे उसका नंबर ज्यादा आएगा।
है ना। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हम नीट की तैयारी में शुरू स्टार्ट करते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करो, है ना। एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, जिसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ उसमें पार्टिकल हो जाएंगे, राइट। उसमें आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। क्या कहाँ पूछ रहा है, एनोड पे पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस का, मैंने ट्रिक सारा बताया था। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो पेपर की अगर आप बात करें, है ना, तो पेपर में कुल मिला जुला के 5 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, 5, जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी। बाकी क्वेश्चंस आपके लायक करने लायक था, मेरे हिसाब से आपसे वो क्वेश्चंस सभी ठीक हुए होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नीट 2020 का, है ना, नीट 2020 का पेपर 2, मतलब पेपर 2 जो भी था, एक कोविड वाला था और ये बिना कोविड वाला था, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। एक पेपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दूसरे पेपर का डिस्कशन होता है पूरा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले डिस्कशन में, जब भी अगला डिस्कशन होगा। तो ये 2020 के दोनों पेपर हो गए हमारे डिस्कस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने आप से कुछ प्रैक्टिस कर लें, उसके अलावा एमजेटी और एफएसटी तो हम करवा ही रहे हैं, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।